हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का। तो हम इसमें सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम 11th और 12th क्लास बायो की जो NCERT बुक है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 1 है ये। तो इसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको हमने हाईलाइट किया हुआ है पहले से। जैसे इसमें सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या होता है। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक exhibit by living organism growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism. One can add few more feature like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact and emergence to this list. Let us try to understand of this. इन सब चीज़ों के बारे में ये जो इधर दी गई हैं इन सब के बारे में हमने चैप्टर में इसमें पढ़ना है। सबसे पहले आर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। इंक्रीज इन मास में इंक्रीज करती हैं। नंबर इन इंडिविजुअल, मतलब मास में भी इंक्रीज करती हैं और इंडिविजुअल का नंबर भी इंक्रीज करता है। ए ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ क्या है, ट्विन करेक्टर है। ठीक है, ग्रोथ जो होता है ये ट्विन करेक्टर होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ग्रो करते हैं सेल डिवीजन से। इन प्लांट द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। इन एनिमल्स द ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज। जो ग्रोथ प्लांट के अंदर पाई जाती है ये थ्रू आउट द लाइफ, मतलब पूरी प्लांट की जो ज़िंदगी होती है उसमें जो है प्लांट ग्रो करता रहता है। तो जो एनिमल्स के केस में है तो एनिमल्स में सिर्फ सर्टेन एज तक ही ग्रोथ देखने को मिलती है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लास्ट सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं सेल डिवीजन से। कैन ईजली ऑब्जर्व टू इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली counting the numbers of cells under the microscope. At majority of higher animal and plants, growth and reproduction are mutually exclusive event. One must remember to increase in cell body mass is considered as growth. Non-living objects also grow if we take increase in body mass and criteria of growth. जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, लिविंग में तो ग्रोथ होती ही होती है, लेकिन जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं उनमें भी ग्रोथ देखने को हमें मिलती है। ठीक है, जैसे माउंटेन्स, पहाड़ वगैरह हो गए, बोल्डर्स हो गए, मोल्ड, सैंड, मिट्टी वगैरह पहाड़ों पर जमा होती रहती है तो उसमें भी मतलब हमें देखने को मिलती है, ग्रोथ देखने को मिलती है। However, this kind of growth exhibit by non-living object is accumulation of material on the surface. जो नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ होती है वो सरफेस के ऊपर जो है एक्यूमुलेट होता रहता है। कोई कुछ सब्सटेंस जो होता है, मतलब वो उस माउंटेन के ऊपर जैसे मिट्टी एक्यूमुलेट होती रहती है तो जो वो होती है इंट्रिंसिक, इनसाइड होती है, इनसाइड ग्रोथ होती है लिविंग के अंदर, और नॉन लिविंग के अंदर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलती है हमें। ठीक है, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन इन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसलिए हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ को नहीं लिया। उसके बाद रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज़ ए करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्शन होता है ये करेक्टरिस्टिक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हम शॉर्ट पॉइंट ही पढ़ते चलते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस तरह जितने इम्पॉर्टेंट हैं वो हमने इसी तरह हाईलाइट किए हुए हैं, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ही हम देखते चलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल मीन्स आल्सो फंजाई मल्टीप्लाई बाय स्प्रेड इजली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस। जैसे फंजाई है ये ईजली स्प्रेड हो जाती है क्योंकि ये मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करती है। द लवर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट, हाइड्रिया,
जो यीस्ट और हाइड्रा होते हैं। वी कैन ऑब्जर्व बर्डिंग इन प्लेनेरिया, बर्डिंग हमें देखने को मिलती है प्लेनेरिया के अंदर। वी ऑब्जर्व ट्रू फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है इसके अंदर। organism regenerate the last part of the body and become new organism. The fungi and filamentous algae, fungi जो होती है ये filamentous algae है। The Protonema mosses all easily multiply by fragmentation, ये सारे multiply करते हैं fragmentation से। When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae, amoeba, reproduction in synonyms with growth, इनके अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके साथ साथ रिप्रोडक्शन के साथ साथ ग्रोथ भी होती है। मतलब सिनोनियम्स होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनियम्स होती हैं एक दूसरे के। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल में इंक्रीज होते हैं, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन नंबर और मास। वी नोटिस द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, हम नोटिस किया जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं। वी आर नॉट क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। ये हमें तो पता ही है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकते। उसके बाद एन अदर करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग लाइफ इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म करेक्टरिस्टिक है लाइफ का, दूसरा करेक्टरिस्टिक है लाइफ का। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बने होते हैं? केमिकल्स के। द केमिकल्स आर स्मॉल बिग बिलोंग टू वेरियस क्लासेस स्मॉल साइज फंक्शन द कंटिन्यूसली बीइंग made and changed into some other biomolecules. These conventions are chemical reaction, metabolic reaction. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. They can unicellular or multicellular. thousands of metabolic reaction देखने को मिलती हैं हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, यूनिसेलुलर के अंदर भी और मल्टीसेलुलर के अंदर भी, ठीक है। उसके बाद जितने भी ऑल प्लांट एनिमल फंजाई माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, जितने भी प्लांट होते हैं फंजाई एनिमल सब के अंदर मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। द टोटल सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। No non-living object exhibit metabolism. Metabolism reaction can be demonstrated outside the body, in cell-free systems. An isolated metabolic reaction outside the body of organism performed in a test is neither living or non-living. अगर एक आइसोलेटेड अगर हम रिएक्शन करवाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोस्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी, अगर बॉडी के बाहर मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाएं तो ये नो ओनली लिविंग रिएक्शन है, इसमें का कोई एक्सेप्शन नहीं है, मेटाबॉलिज्म का कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये लिविंग रिएक्शन होगी, ठीक है, लेकिन लिविंग थिंग्स नहीं होगी। While metabolism is a defining feature of all living organism without exception, बगैर एक्सेप्शन के मेटाबॉलिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, जो आइसोलेटेड हम मेटाबॉलिक रिएक्शन करवा रहे हैं इन विट्रो कंडीशन के अंदर, इसको हम लिविंग थिंग्स नहीं कहेंगे, लिविंग रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद hence unicellular organism of the body is defining feature of life forms. Perhaps the most obvious techniques and complicated feature of all living organism is ability to sense their surroundings and environment and response to the environment stimuli which could be physical, chemical or biological. जितने भी टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी पाई जाती है एनवायरनमेंट को सेंस करने की, रिस्पॉन्ड करने की, फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली, ठीक है। उसके बाद हमने जितने भी पढ़ा है ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिर्फ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करेक्टरिस्टिक फीचर सिर्फ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है।
करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं। और जो बाकी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। उसके बाद कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस जो होता है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे इस स्टेटमेंट में दिया गया है इधर, वी सेंस टू आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। हम सेंस करते हैं इन्वायरमेंट को अपने सेंस ऑर्गन के ज़रिए। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म पॉल्यूटेंट्स। जो प्लांट भी जो है इसी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, इसके भी कुछ फैक्टर पाए जाते हैं जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर वगैरह। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू environmental cues। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इज सीजनल ब्रीडर। फोटो पीरियड अफेक्ट जो होता है ये रिप्रोडक्शन पाया जाता है सीजनल ब्रीडर के अंदर, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। All organisms handle and chemical entering their body. All organisms therefore aware to their surrounding. Human beings is only organism who is aware himself. Human being एक ऐसा organism है जो खुद के लिए aware है। उसके बाद when it come to human beings, it is all the more difficult to define the living state. ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि लिविंग स्टेट को डिफ़ाइन करें या नहीं। जब एक पेशेंट जो होता है, व्हेन वी ऑब्ज़र्व, जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं पेशेंट लाइंग इन कोमा, अगर कोई पेशेंट जो है वो चला गया है किसमें, कोमा में, हॉस्पिटल के अंदर है वो, तो उसको मतलब वर्टिकली सपोर्टेड बाय मशीन्स विद रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स। द पेशेंट इज़ अदरवाइज ब्रेन डेड। और जो पेशेंट है वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंड है, मशीन पर, उसका ब्रेन जो है वो डेड है। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। लेकिन उसका हम नहीं बता सकते कि कॉन्शियसनेस है या नहीं कॉन्शियसनेस है, इसके लिए अभी कुछ क्लियर कट नहीं है। सच पेशेंट वो नेवर कम बैक। अगर वो नॉर्मल लाइफ में आ गया तो वो लिविंग होगा, अगर नहीं आया तो वो नॉन लिविंग हो जाएगा। लेकिन उसमें ये हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस को हम नहीं दे सकते। कॉमा पेशेंट वाले को, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर वी कैन सी द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग द इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और जैसा कि हम कह सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, इवॉल्व, सेल्फ रेगुलेट करते हैं, इंटरेक्टिव सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है और एक्सटर्नल स्टिमुलाई को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आ गया डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ज़्यादा हो जाएगा, इसको नहीं छोड़ देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन आर डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ आज तक नोन हैं वो हैं 1.7 to 1.8 मिलियन। तो दिस इज़ रेफर टू बायोडाइवर्सिटी आर नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, मतलब कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म अर्थ पर पाए जाते हैं, ठीक है। देयर इज़ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म such that a particular organism is known as by the same name all over the world. This process is called nomenclature. किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करना, जैसे सेम नेम है तो उनको पूरी ऐसे नाम रखना उसका जो पूरी दुनिया जाने, उस प्रोसेस को कहते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज़ डिस्क्राइब्ड करेक्टली। वी नाउ टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज़ अटैच्ड टू, ठीक है। उसके बाद पहले हमने क्या किया, ऐसा नाम रखना है किसी ऑर्गेनिज्म का जो पूरी तरीके से
मतलब पूरी वर्ल्ड में उस नाम से जाने लोग उसको। तो उसके बाद दूसरा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करना है उस नाम को। Identification. In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientist name to now known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principle and criteria, which is provided in International Code of Botanical Nomenclature. ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आ चुकी है नीट एग्ज़ाम में, ठीक है। ICBM इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, जिसमें हम बॉटनी क्या करते हैं, जिसके मुताबिक हम प्लांट्स वगैरह के नाम रखते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। द साइंटिफिक नेम अनश्योर टू ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। हर ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होना चाहिए, इसलिए श्योर करते हैं इसके अंदर जो किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रखा है उसको, मतलब सारे साइंटिस्ट जो होते हैं वो श्योर करते हैं इन ICZN और ICBM के अंदर, तो फिर उसको एक ही नाम को चुनकर रखा जाता है। उसके बाद ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट। हर नेम के जो होते हैं वो दो कंपोनेंट होते हैं। पहले को कहते हैं जेनेरिक और दूसरे को कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम आर प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें इस नाम रखने के जो प्रोसेस है इसमें दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, इसलिए इसका हमने नाम रखा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई का मतलब होता है टू, ठीक है, दो इसमें पार्ट पाए जाते हैं, मतलब जेनेरिक पहला होता है, दूसरा स्पेसिफिक। जेनिस भी, इसको जेनिस भी बोलते हैं, इसको स्पीशीज भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। जो नेमिंग सिस्टम था ये किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। द नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनिएंट providing scientific names better. The scientific name of mango is written in Mangifera indica. जो साइंटिफिक नेम होता है मैंगो का वो होता है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस वाइल इंडिका इट इज़ ए पार्टिकुलर स्पीशीज और ए स्पेसिफिक एपिथेट। जो मैंगीफेरा होता है ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को और जो इंडिका है ये रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज़ को। उसके बाद जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं ये जनरली जो होते हैं किस में होते हैं, जनरली जो होते हैं ये लैटिन में होते हैं और इनको रिटर्न लिखते हैं किस में, इटलिक्स में। अगर दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन। अगर ये लैटिन में नहीं है तो इनको लैटिनाइज्ड किया जाता है, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। ये हमने पढ़ लिया पीछे। जो फर्स्ट वर्ड होता है किसी भी नाम का उसे जीनस कहते हैं और जो सेकंड होता है उसे स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, ठीक है। बोथ वर्ड्स नेम विद हैंड रिटन वर्ड सेपरेटली अंडरलाइन। अगर हम हाथ से लिख रहे हैं, मतलब अलग लिख रहे हैं अपने हाथों से बायोलॉजिकल नेम को, तो हम उसको अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, अलग अलग। जैसे स्पीशीज़ को अलग हमने अंडरलाइन करना है और जेनस को हमने अलग अंडरलाइन करना है, जीनस को। और प्रिंटेड इन इटलिक्स, और प्रिंट किस में करते हैं हम, इटलिक्स में, टू इंडिकेट देयर लैटिन इन ओरिजिन। और ये इंडिकेट करता है कि वर्ड किसका है, लैटिन है, ओरिजिन इसका है लैटिन। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। जो पहला वर्ड होता है जीनस वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर। और जो दूसरा वर्ड होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका। इस मैंगीफेरा इंडिका एग्जाम्पल से हमने देख लिया है पहले, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। जो ऑथर जिसने नाम रखा होता है या लिखने वाला नाम होता है उसका साइंटिस्ट का नाम भी लास्ट पर आता है। इट इज़ बायोलॉजिकल नेम एंड रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म। इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं जो साइंटिस्ट का नाम होता है।
जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिनियस ने जो था डिस्क्राइब किया था पहली बार ये मैंगीफेरा इंडिका इसका नाम डिस्क्राइब किया था। तो इसमें लास्ट पर हमने पहले क्या है, मैंगीफेरा क्या हो गया जीनस, और दूसरा इंडिका क्या हो गया स्पीशीज, और लीन क्या हो गया अब साइंटिस्ट का नाम है LINN, ठीक है। लीनियस से लीन हो गया, शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद द प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड into convenient category based on some easily observable character। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को ग्रुप्ड में रखते हैं, उसके बारे में अच्छी मतलब हमें पढ़ने के लिए किसी चीज़ को हम अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने नोमेनक्लेचर नाम रखा, फिर आइडेंटिफाई किया नाम सही है या नहीं। उसके बाद हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। हेंस ऑल दीज जैसे डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल्स एक्स्ट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरी वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। हम ये यूज़ करते हैं ये सारी कैटेगरी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए। द साइंटिफिक टर्म इज कॉल्ड दीज कैटेगरीज कॉल्ड एज टैक्सा। इन सब कैटेगरीज को क्या कहा जाता है, टैक्सा। जैसे डॉग हो गया, कैट, मैमल, राइस, प्लांट वगैरह, वीट, ये सब को क्या कहते हैं, टैक्सा। उसके बाद हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग टैक्सा पर क्लासीफाई किए जाते हैं। जैसे द प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अलग अलग टैक्सा है, इनको अलग अलग क्लासीफाई करना, इस प्रोसेस को कहते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग not interact is knowing more about different kind of organism and diversities but also the relationship among them। जो ह्यूमन बीइंग था ये सिर्फ कुछ ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, इसने और भी उनमें जो ऑर्गेनिज्म में रिलेशनशिप है उसको भी जानने की कोशिश करी। द ब्रांच ऑफ स्टडीज रेफर टू एज सिस्टमैटिक्स। इस ब्रांच को क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स, ठीक है। द वर्ड सिस्टमैटिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा। जो सिस्टमैटिक वर्ड है ये ड्राइव्ड हुआ है सिस्टमा से, विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना ऑर्गेनिज्म की। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर किया, फिर आइडेंटिफिकेशन किया, फिर क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। उसके बाद सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक जो होता है ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के बीच में बताता है। उसके बाद आगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।